अमीर गरीब सहेलियां। आज सुलेखा की बेटी चिंकी का बर्थडे था। इस बात की खुशी सुलेखा के खिले चेहरे पर उभरी हुई थी। भैया, जल्दी से सभी कोनों में ये पर्पल गुब्बारे लगा दो। अभी बालकनी की सजावट भी बाकी है, जरा जल्दी हाथ चलाइए। सुलेखा साज सजावट की तैयारी में जुटी हुई थी। तभी उसका पति गोपाल बोलता है, सुलेखा, तुमने सभी को जन्मदिन के लिए फोन कर दिया है ना? जी बस कुछ लोग ही बाकी बचे हैं, मैं उन्हें फोन कर देती हूँ। सुलेखा झट से डायरी में लिखे बचे नंबर को डायल करने लगती है। तभी उसकी नजर एक नंबर पर जाती है। वो नंबर उसकी सालों पुरानी सहेली अमायरा का होता है। उसके मन में एक हलचल फफन रही थी। वो मुट्ठी सिकोड़ती हुई झट से अमायरा को फोन घुमाती है और हिचकिचाते हुए कहती है, हेलो अमायरा, मैं बोल रही हूँ, तेरी सहेली सुलेखा। सुलेखा की आवाज सुनकर अमीर अमायरा अपनी रईसी का रुआब झाड़ते हुए कहती है, हाँ पहचान लिया, बता कैसे याद किया इतने सालों बाद। वो आज मेरी बेटी का बर्थडे है, तू जीजाजी को लेकर शाम को आ जाना, मुझे इंतजार रहेगा। फिर सुलेखा फोन बंद कर देती है और अमायरा नाक भौं चढ़ाकर कहती है, ये गरीब लोग कब से बर्थडे की चोचलेबाजी करने लगे। खैर, मेरा क्या जा रहा है, जब मेरी सहेली को अपनी गरीबी की खिल्ली उड़ाने का चस्का चढ़ा है। आज सालों बाद बेइज्जती का एक मौका मिला है, ये वक्त मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। शाम होने पर अमायरा महंगी सी सिलिकॉन सी साड़ी पहनकर अपनी कार में सवार होकर सुलेखा के घर निकल पड़ती है। तभी उसके फोन का स्क्रीन चमक उठता है, जिस पर सुलेखा के बदले घर का लोकेशन होता है। लगता है बस्ती बदल दी, पता नहीं अब कौन सी गली गुच्ची में रह रही होगी मेरी सो कॉल्ड गरीब सहेली। आफ्टर ऑल इतने लॉन्ग टाइम बाद इसे मिलने जा रही हूँ। गाड़ी 40 मील चलने के बाद लोकेशन पर रुकती है। वो दिल्ली का सबसे महंगा पॉश एरिया था। अमायरा अंदर आती है। इतनी शानदार पार्टी देखकर अमायरा खुद में फुसफुसाती है, इतनी ग्रैंड पार्टी, वो भी मेरी गरीब सहेली के घर, ये कुछ हजम नहीं हो रहा। अमायरा अभी सोच ही रही थी कि सुलेखा उसके सामने खड़ी होती है। अरे वाह, तेरे तो ठाट बाट ही बदल गए। हाँ मायरा, पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद जैसे हमारा सोया हुआ भाग्य जाग गया। मैं आईएएस बन गई और ये डॉक्टर। ये सब कुछ हमने मेहनत से हासिल किया है। तू यहाँ बैठ, मैं बस अभी आई, फिर हम खूब सारे गप्पे लड़ाएंगे। सुलेखा के जाते ही अमायरा गुजरे हुए दिनों में खो जाती है। सुलेखा और अमायरा बचपन से ही सहेलियां थी, मगर उनकी पारिवारिक हैसियत के आंकड़े के कारण उनकी दोस्ती में अमीरी और गरीबी की दोहरी दीवार उभर गई थी। जहां अमायरा एक बड़े बिजनेसमैन बाप की अकड़ू और घमंडी बेटी थी, वहीं सुलेखा गरीब दुखियारी दर्जी की बेटी है। सुलेखा, जल्दी आ, कॉलेज के लिए देरी हो रही है। अरे आ गई, क्यों फटे ढोल की तरह बज रही है। सुलेखा ने नीले रंग का सूट पहना हुआ है, जिसे देखकर अमायरा अपनी अमीरी की शेखी बघारते हुए कहती है, ओह गॉड, तू आज कॉलेज के फेयरवेल फंक्शन में ये सो कॉल्ड सादा सा सूट पहन रही है। घन चक्कर कहीं की। मैं तुझ जैसी कबाड़ को अपनी महंगी कार में नहीं बिठा सकती हूँ। रिक्शे से कॉलेज आ जाना, मैं जा रही हूँ। अरे पर सुन तो। अमायरा अपनी गरीब सहेली को गाड़ी में ना बिठाने के इरादे के साथ तेज गति से कॉलेज चली जाती है। अमायरा बचपन से ही ऐसी थी, हर चीज हाई क्लास के अकॉर्डिंग ही चुनती थी। कुछ देर बाद सुलेखा पैदल चलकर कॉलेज आती है। सुलेखा, फंक्शन तो अच्छा बीत गया, चलकर कैंटीन में फर्स्ट क्लास का खाना खाते हैं। अरे नहीं, तू खा ले, मैं अपना खाना घर से ले आई हूँ। सुलेखा की मनाही में उभरी हुई गरीबी देखकर अमायरा तारीफबाजी करते हुए कहती है, अबे तू ना फुल टू फंटुश है, बेफिजूल दिखावा करती है। भले तू गरीब है, मगर तेरी सहेली रिची रिच है। तुझे कौन सा कैंटीन का बिल भरना, फ्री फोकट का खाना है। अब चल मेरे साथ। बातों ही बातों में एक बार फिर अमायरा अपनी सहेली की गरीबी की हंसी उड़ाती है। ये सुलेखा का बड़प्पन ही था कि वो बात को बिसरा देती है। समय ऐसे ही बीतता जाता है और अमायरा गोपाल, जो कि उसका क्लासमेट था, उससे प्यार कर बैठती है, जिसे देखकर सुलेखा उसे छेड़ते हुए कहती है, तो आखिरकार तुझे भी प्रेम रोग ने घेर ही लिया। शायद तू अपनी सहेली को समझ ही नहीं पाई अमायरा। लव शव के चक्कर में रमता जोगी नहीं बनने वाली। तो क्या तुम गोपाल से प्यार नहीं करती? प्यार माय फुट, मैं तो बस उसके साथ टाइम पास कर रही हूँ। वो 2 कौड़ी का गरीब गोपाल ना तो मुझे लग्जरी लाइफ दे सकता है, ना मेरे नखरे उठा सकता है। शादी तो मैं अपने स्टेटस में ही करूंगी।
अपनी अमीर सहेली अमायरा की ऐसी छिटकी हुई छोटी सोच देखकर सुलेखा बहुत दुखी हो जाती है और सुलेखा गोपाल को सब कुछ बता देती है। सुलेखा का खरा स्वभाव देखकर गोपाल का मन उसकी ओर खींचने लगता है और दोनों की साधारण तरीके से शादी हो जाती है। मगर ये खबर अमायरा के कानों में पड़ जाती है और वो उनकी बेइज्जती करने चली जाती है। कौन है सुलेखा? सुलेखा, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। चोरी छिपे शादी भी कर ली और अपने खास सहेली को बुलाना भूल गई। शायद महीने भर में तुम्हारी मोटी बुद्धि में समझ आ गया होगा कि मैं गोपाल से शादी के लिए सीरियस इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं तुम्हारी तरह इस गंदी गलीचे बस्ती में घिसी पिटी जिंदगी नहीं काटना चाहती थी। अब तो तुम्हारे दिलो दिमाग में बसा आईएएस बनने का ख्वाब भी मिट्टी में मिल गया होगा। खैर, ये मेरी शादी का कार्ड है, बताओ कैसी लग रही है? इस चांदी के कार्ड पर सोने के धागे की कढ़ाई है, बहुत ही सुंदर है। वो तो होनी ही थी। अब तुम गरीबों की शादी तो बिना गाजे बाजे के ही उठाई गिरी तरीके से हो जाती है। असल शादी तो हम अमीरों की होती है, ब्रांडेड बैंकेट हॉल में बैंड बाजे और बारात के साथ। आना जरूर। माफ करना मेरी प्यारी सहेली, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरे आने से मेरी सहेली की शादी में उसकी नाक नीची हो। तुम जा सकती हो। ऐसा बोलते हुए सुलेखा डबडबाई आंखों से अपनी सहेली को देखती रह जाती है और अमीरी के नशे में चूर अमायरा वहां से चली जाती है। मगर अमायरा के हाथों हुए गरीबी का मजाक जैसे गोपाल के मन में गड़ गया था। उसने मगन होकर मेहनत करना शुरू कर दिया और सुलेखा को आईएएस की पढ़ाई में दाखिला दिला दिया। साथ ही खुद भी रातों की नींद गंवाकर जी तोड़ मेहनत की और उनकी इस बड़ी चाह ने उन्हें रौनक भरी राह पर लाकर खड़ा कर दिया। और फर्क का ये फासला 5 साल बाद एक बार फिर मुकम्मल होता है। अमायरा कहाँ खो गई? कुछ नहीं अर्चित, शायद आज मेरी सहेली सुलेखा ने आज मुझे नीचा दिखाने के लिए यहाँ बुलाया है। उस पल अमायरा का चेहरा उस पार्टी के चहल पहल में भी फीका पड़ा हुआ था। शायद उसके मन में भरा रईसी भरा रुआब चकनाचूर हो चुका था। तभी सुलेखा और उसकी बेटी चिंकी उसके पास आती है। चिंकी बेटी, ये तुम्हारी मासी है, हेलो करो। ओ मम्मा, मैं जानती हूँ, ये अमायरा मासी है। पता है मौसी, मम्मी के कमरे में आपकी तस्वीर है जिसे माँ हमेशा बातें करती है। अच्छा, मैं आती हूँ। अमायरा की घमंड से चढ़ी आंखें झुक चुकी थी और वो बोलती है, पता नहीं भगवान ने मुझे किस मिट्टी से बनाया है। मैंने हमेशा तेरी गरीबी का मजाक बनाया, फिर भी तू मुझे भूली नहीं। दिल के रिश्ते भला छूटते हैं क्या? अमायरा, मैं तुझे तुझसे बेहतर जानती हूँ। मेरे और गोपाल के मन में तेरी छवि आज भी वही है। शायद वो दिन ही हमारी दोस्ती के इम्तिहान के थे। हमारी दोस्ती आज भी मेरे दिल में है। ये सुनकर अमायरा सुलेखा के गले लग जाती है। वो बड़ा दिन दोनों सहेलियों की एक सुनहरी शुरुआत थी। आखिरकार सालों बाद अमायरा में आए बदलाव ने उन सहेलियों के बीच के बिखराव को मिटा दिया था। उनके बीच खड़ी अमीरी गरीबी की दोहरी दीवार हमेशा के लिए ढह चुकी थी। इसी के साथ अमीर गरीब सहेलियों की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। निहालपुर नामक एक गांव था जो कुछ हद तक एक आधुनिक शहर में तब्दील हो रहा था। सुमन नाम की सास की 5 बहुएं थी, जिनमें से 3 गांव की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और स्वभाव से भोली भाली रंग रूप से काली थी। वहीं 2 देवरानी शहर से थीं जो अपने गोरेपन, अमीर और पढ़ाई पर बहुत इतराती थी। ऐसे ही एक सुबह की बात है। तीनों काली जेठानियां जल्दी उठकर काम करती हैं। एक साफ सफाई, दूसरी खाने की तैयारी करती है, तीसरी माला पिरोती है। ये देखकर सुमन कहती है, अरे वाह वाह वाह, तुम तीनों ने तो जल्दी उठकर मेरी पूजा की सारी तैयारी कर दी। और वो दोनों देवरानियां कहाँ हैं तुम्हारी? माँ जी, सुप्रिया और पूजा सो रही थी, उन्हें जगाया तो वो आई नहीं, इसलिए हमने ही आपकी तैयारी कर दी पूजा की। माँ जी, भोग भी बनाया है, अब आप पूजा कर सकती हैं। तुम तीनों बहुओं मेरी कितनी अच्छी हो, लेकिन वो दोनों हर काम में पीछे रहती हैं तुमसे, और मेरी सोमवार की पूजा की तैयारी तुम तीनों ही करती हो। पता नहीं कब वह दोनों अपनी जिम्मेदारियां समझेंगी। कोई बात नहीं माँ जी, सोने दीजिए उन्हें, छोटी हैं। तभी सास पूजा की विधि शुरू करती है, जहाँ तीनों मिलकर सास के साथ पूजा करती हैं। पूजा खत्म करके सास सबको प्रसाद देती है। तभी उनकी दोनों छोटी बहुएं, जो कि मॉडर्न साड़ी और ब्लाउज पहनती थी, आकर कहती हैं, ओ माँ जी, आपने पूजा कर ली? हो गॉड, हम दोनों लेट हो गए। गुड मॉर्निंग माँ जी। गुड मॉर्निंग माँ जी, आपके लिए चाय बना दूं?
शर्म करो तुम, नास पीटी कहेंगी। सारी पूजा पाठ साफ सफाई हो गई, खाना बन गया, तब जाकर तुम उठकर आ रही हो और मुझसे चाय की पूछ रही हो। मेरी होनहार बहुओं ने चाय भी पहले ही बना दी, अब तुम्हारा क्या काम है? माँ जी, मेरी आंख नहीं खुल रही थी, इसलिए मैं लेट आई हूँ। रात को मैं हॉरर मूवी देख रही थी। और माँ जी, मैं तो जल्दी सोई थी, फिर भी नींद पूरी नहीं हुई और मेकअप करने में इतना टाइम लग गया। अब वह तीनों तो काली हैं तो उन्हें मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें तो सुंदर दिखना है ना। छोटी बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? एक बार फिर तुमने अपनी जेठानियों को काली बोलने की कोशिश की, ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। माँ जी, आप तो राशन पानी लेकर चढ़ जाती हो। सुप्रिया जेठानी जी ने तो इतना कुछ भी गलत नहीं कहा। आपको तो हमारी तारीफ करनी चाहिए कि इस घर की आपकी 2 गोरी बहुएं हैं। आप हमारी शक्ल बाहर वालों को दिखा सकती हैं, पर इन तीनों काली जेठानियों को तो नहीं दिखा सकती ना। ऐसे भी माँ जी, आप तो उन तीनों का ही गुणगान करते हैं, हम तो कामचोर बहुएं हैं ना आपकी। पूजा, बस बहुत बोल दिया तुमने। हम तीनों सुने जा रही हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोलोगी। और वैसे भी तुम काम भी नहीं करती हो, फिर भी हम तीनों मिलकर काम संभाल लेती हैं। तुम तो बहाना बनाकर बाहर चली जाती हो। और सूरत का क्या है? हमारी जिनसे शादी होनी थी हो गई, अब किसे अपनी शक्ल दिखानी है? हमारे पति हमसे खुश हैं और माँ जी तो हमें बहुत प्यार करती हैं। एक बात और सुप्रिया, पूजा, काले गोरे में भेदभाव तो लोग करते हैं, भगवान ने तो हम सबको एक समान बनाया है। वही टिपिकल बहू वाली बातें। जेठानी जी, आप देख रही हैं ना, बड़ी जेठानियों को काला कहने पर कितना बुरा लगा और कितनी आसानी से उन्होंने भगवान का नाम लेकर बात खत्म करनी चाहिए। हमें तो हमारे पति हमें रूपवती अंदाज में देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सब करना जरूरी है। आपकी तरह नहीं सिर्फ करवा चौथ आने पर ही ब्यूटी पार्लर जाएं। बस बहुत हो गया, तुम पांचों का चूहे बिल्ली की तरह लड़े जा रही हो। जाओ अपने अपने कमरे में और वहीं नाश्ता करना। और अर्चना बहू, मेरा नाश्ता भी कमरे में ले आओ। जी माँ जी। तभी अर्चना अपनी सास को कमरे में खाना परोस देती है। वहीं बाकी सब भी कमरे में खाना खाते हैं। वक्त बीतता है। घमंडी देवरानियों का निशाना हमेशा काली जेठानियों पर ही रहता था। वह उन्हें ही परेशान किया करती थी। तीनों जेठानी ने मिलकर खाने को तैयार कर दिया था। तभी देवरानी पूजा सुप्रिया कहती है, पूजा, यहाँ कोई भी नहीं है, ये अच्छा मौका है जेठानियों के बने हुए खाने में नमक मिर्च मिलाने का, जिसके बाद सासू माँ से सुनेंगी और अपने पतिदेव से भी। बिल्कुल दीदी। फिर दोनों खाने में नमक मिर्च को मिला देती हैं, जिसे खाते ही घर के परिवार वाले तीनों बड़ी बहू को सुनाते हैं। शिल्पा, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? तुम्हें पता है ना, तेज मिर्च नहीं पसंद मुझे। ऐसे बनता है खाना? देख रही हो तुम तीनों को, उन दोनों को सुनाकर तुम्हारा पक्ष लेती हूँ, इसलिए आजकल तुम्हारा खाना ठीक से नहीं बन रहा है। शिल्पा जेठानी जी, काजल दीदी, अर्चना दीदी, आप दोनों से खाना नहीं बनता और आपको आलस आता है, तो आप हमें कह सकते हैं, खाना बनाने की जिम्मेदारी हम ले सकती हैं। मानते हैं मेकअप करते हैं, शहरी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ बनाना नहीं आता। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, हम तीनों ने खाना बहुत अच्छे से बनाया है, यहाँ तक कि चखा भी है। देखा माँ जी, जेठानी जी का क्या है, कभी भी अपनी गलती नहीं मानती हैं। वो सोचती हैं कि हर काम परफेक्ट तरीके से करती हैं। हाँ, वो तूने ठीक बोला, अब से खाने का जिम्मा तुम दोनों का है। अरे शुक्रिया जेठानी जी, पागल हैं क्या, अब मुझे भी रसोई में पिसना होगा। ऐसे ही अगले दिन जब तीनों कपड़े धो रही थीं, तो वह कपड़े में हार्पिक मिला देती हैं, जिससे कपड़े खराब हो जाते हैं और इल्जाम तीनों जेठानी के ऊपर आता है, जिसके बाद सुमन उन्हें बहुत सुनाती है। इतना ही नहीं, काजल के पोछा लगाने पर सास फिसल जाती है तो वो कहती है, अरे मोरी मैया मर गई, मार डाला काजलड़ी बहुरिया। अरे तुम्हें आजकल पता नहीं क्या हो गया है, जो तुम मेरी जान के पीछे पड़ी हो। इतनी आज्ञाकारी से हिंसाकारी कैसे हो रही हो? माँ जी, मैंने तो यहाँ का फर्श सुखा दिया था, फिर गीला कैसे हो गया? मुझे तो लग रहा है जरूर दोनों देवरानियों का काम है। पता था तू यही बोलेगी। पता नहीं कैसे पांचों बहुएं हैं मेरी, जो आपस का बदला मुझसे निकाल रही हैं। छोड़ूंगी नहीं मैं। शाम को सुमन अपनी पांचों बहुओं को बुलाती है। तभी तीनों जेठानियां आकर खड़ी हो जाती हैं। वहीं बहुत देर बाद दोनों मेकअप से लीपा पोती कर आकर कहती हैं, हाँ बोलिए माँ जी, आपने क्यों बुलाया है? पड़ोसन के सत्संग में जाना है, पर ऐसे क्यों तैयार होकर आई हो? वो क्या है ना माँ जी, हम दोनों पार्टी में जा रहे हैं अपनी फ्रेंड की, इसलिए हमने ऐसे कपड़े पहने हैं और इतना मेकअप करने में टाइम लगा दिया। सब जेठानी जी की तरह काले तो नहीं है, जो खादी की साड़ी में एक बिंदी लगाकर चले जाए।
सुधर जाओ, इस तरीके के कपड़े मत पहना करो। और ये क्या है, बार बार तुम जेठानियों को ताना मारती हो। देखना एक दिन तुमसे भी ज्यादा सवा शेर कोई आएगा। माँ जी, आज तक जितनी भी घर में गड़बड़ हुई है ना, मैं जानती हूँ वो सब इन दोनों ने ही किया है, मैंने सुना भी है। ऐसा है जेठानी जी, अगर आपके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो प्लीज हवा में बातें मत कीजिए। सुप्रिया बहू, अपनी जुबान पर लगाम दे। मैंने अपनी आंखों से तुझे सब्जी में गड़बड़ करते हुए 2 बार देखा है, और वो फर्श सूखा था। और अच्छे से जानती हूँ कि तूने ही पानी फैलाया है, इसलिए मैंने भी जानबूझकर तीनों बड़ी बहू को डांटा। और तुम्हारे चेहरे की खुशी ने साफ जाहिर कर दिया था कि सारा कारनामा तुम्हारी वजह से हुआ है। और मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बहू हो, जो मिल बांट कर प्यार से नहीं रह सकती। हमेशा तुमने बड़ी बहुओं को कालेपन को दोष दिया। सिर्फ तुम गोरी हो, इतना घमंड भी ठीक नहीं होता बहुओं। तभी सुप्रिया का पति अपने गोरी बॉस को घर लेकर आता है, जो उन दोनों देवरानियों से भी ज्यादा सुंदर थी और फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। तीनों बड़ी बहू उनका आदर सत्कार करती है बजाय उन दोनों देवरानियों के, जिसके बाद वो बॉस उनकी झंड कर देती है। कहा था ना बहू, शेर का भी सवा शेर होता है। देखो तुमसे ज्यादा गोरी तो ये है, तो तुम्हें भी काली कहा जाए क्या? क्योंकि तुम्हारी जेठानियां इतनी भी काली नहीं है, सांवली है। माँ जी, जेठानी जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, हमारे गोरेपन का घमंड टूट चुका है। इस तरह सुमन और तीनों बड़ी बहुएं घमंडी देवरानी को माफ कर देती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बस के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। कुछ औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। अरे ये कोई बस नहीं, ये तो एक ब्यूटी पार्लर है, और वो भी कोई मामूली ब्यूटी पार्लर नहीं, जादुई बस ब्यूटी पार्लर है। उस ब्यूटी पार्लर में जो भी लड़की या औरत अंदर जाती तो वो बहुत खूबसूरत और सुंदर बनकर बाहर निकलती। ये चमत्कार देखकर उस बस ब्यूटी पार्लर के बाहर बहुत बड़ी लाइन लग जाती है और लोगों की भीड़ भी लग जाती है। आज अगर ये जादुई बस ब्यूटी पार्लर ना होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया था, सिर्फ और सिर्फ मेरे काले रंग की वजह से। इस बस ब्यूटी पार्लर की वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली। देखो मैं पहले से कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो, तुम्हारा चेहरा और तुम बहुत बदल गई हो। अब तो कोई भी लड़का तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा। शिवांगी बहुत खुश होकर वहां से चली जाती है। ये सब देखकर भीड़ में लगी औरतें जोर जोर से चीखने लगती हैं। पहले मैं अंदर जाऊंगी। नहीं नहीं, पहले मैं अंदर जाऊंगी। तुम दोनों बेकार में लड़ाई कर रही हो, तुमसे पहले मेरा नंबर है, इसलिए मैं पहले अंदर जाऊंगी। देखते ही देखते बस के बाहर औरतों की लड़ाई शुरू हो जाती है। सबको सुंदर होना था, जिसके चक्कर में उन सभी की घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी बस के अंदर से शेफाली बाहर आती है और सबसे कहती है, देखिए, आप में से किसी को भी लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी को अंदर बारी बारी से बुलाएंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए और लाइन लगाकर अपनी बारी के आने का इंतजार कीजिए। शेफाली की बातें मानकर सभी लोग लाइन लगा लेते हैं। जिसके बाद रूपा अंदर जाती है। अंदर जाते ही उसे खूबसूरत वीआईपी पार्लर नजर आता है। एक बस के अंदर इतना खूबसूरत पार्लर मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। अरे आओ, अंदर आ जाओ और इस कुर्सी पर आकर बैठ जाओ। दामिनी उसे कुर्सी पर बैठा देती है। रूपा, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि हम तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाने वाले हैं। रूपा अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिसके बाद शेफाली सारी लाइट्स ऑफ कर देती है। जिसके बाद बस के अंदर अचानक से सफेद रंग की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और वो रोशनी रूपा के आसपास नजर आती है। देखते ही देखते रूपा काली और बदसूरत से बहुत खूबसूरत दिखने लगती है। जिसके बाद शेफाली की सास दामिनी सारी लाइट्स ऑन कर देती है। अब तुम अपने आप को शीशे में देख सकती हो। जैसे ही रूपा अपने आप को शीशे में देखती है वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, तुमने तो मेरी काया ही पलट दी। कहा तो मैं काली कलूटी और बदसूरत थी, तुमने तो मुझे खूबसूरत बना दिया। यही तो इस जादुई बस का कमाल है। तुम्हारा यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। रूपा शेफाली को पैसे देकर बस से बाहर निकल आती है। उसे देखकर सारी औरतें हैरान हो जाती हैं। आखिर उस बस में ऐसा क्या जादू था जिसके चलते रूपा इतनी खूबसूरत हो गई थी और दोनों सास बहू गांव की औरतों से क्या छुपा रही थी। चलिए इस बात का पता लगाने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। दामिनी और शेफाली दोनों सास बहू एक कच्चे मकान में रहा करती थी।
शेफाली का पति वीरेंद्र एक बस का ड्राइवर था और बस चलाकर अपने घर का गुजारा किया करता था। एक दिन वीरेंद्र का बेटा राजू स्कूल से रोता हुआ घर आता है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? आपने मेरे स्कूल की फीस नहीं भरी, इसलिए मेरे टीचर ने मुझे स्कूल से निकाल दिया और अब मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगा। शेफाली बहुत परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ घर में राशन भी खत्म हो जाता है। अरे बहू, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। लेकिन राशन तो खत्म हो गया है माँ जी, अब मैं क्या बनाऊं? कुछ है ही नहीं। तभी शेफाली के घर पर एक औरत होती है। शेफाली बिटिया, मुझे एक शादी में जाना है, क्या तुम मुझे तैयार कर दोगी? गांव में कोई भी अच्छी पार्लर वाली नहीं है और सुना है तुम बहुत अच्छा मेकअप करती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ दीदी अंदर आ जाओ। शेफाली गांव की औरतों का मेकअप करके उनसे कुछ पैसे कमा लिया करती थी। शेफाली को मेकअप का बहुत शौक था। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा मेकअप किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो 1000 रुपए रख लो। केसरी शेफाली को पैसे देकर चली जाती है। उसके बाद शेफाली उन पैसों से घर का राशन ले आती है। शाम तक वीरेंद्र भी बस चलाकर वापस घर आ जाता है। वीरेंद्र, क्या हुआ? आप तो ढंग से खाना भी नहीं खा रहे हो, बहुत उदास लग रहे हो। उदास ना हूं तो क्या करूं? बस का मालिक मुझे पैसे भी सही से नहीं देता है। घर में हर रोज राशन की कमी रहती है। ये परेशानियां कब खत्म होंगी? अजी, आपकी वह खटारा बस जो रखी है, क्यों ना आप उसे चलाना शुरू कर दो? उसे ठीक करवाने में बहुत पैसा लगेगा, उतना पैसा भी नहीं है मेरे पास। वैसे तुम पार्लर खोलना चाहती थी ना? मैं उस खटारा को इस लायक बना सकता हूँ कि तुम उसके अंदर पार्लर का काम कर सको। वीरेंद्र अपनी खटारा बस की साफ सफाई करके उसके अंदर पेंट कर देता है, जिसके बाद शेफाली उसमें पार्लर का सामान रख लेती है। लेकिन गांव की कोई भी औरत उस खटारा बस में आना पसंद ही नहीं करती, जिसके चलते उनका पार्लर चल ही नहीं पाता। एक दिन परी रोते हुए वहां से गुजर रही थी। ये क्या, मेरा पूरा मेकअप खराब हो गया। अब मैं परी लोग कैसे जाऊं? अगर इस हालत में परी लोग गई तो मुझे वहाँ से सब लोग भगा देंगे। शेफाली परी को रोते हुए देख उससे कहती है, परी, आपकी ये हालत कैसे हुई? आपके पूरे कपड़ों पर कीचड़ लगी हुई है। मैं उड़ते हुए जा रही थी। आज परी लोक में एक बहुत बड़ा समारोह है, जिसके लिए मुझे कुछ फूल चाहिए थे, लेकिन उड़ते हुए अचानक से मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गई। अब मैं इस हालत में परी लोक जा भी नहीं सकती। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। परी शेफाली की बात मान लेती है, जिसके बाद शेफाली अपने मेकअप से परी का मेकअप करती है और उसके कपड़े भी साफ कर देती है। अरे वाह, मैं तो बहुत प्यारी और सुंदर लग रही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बदले में मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। परी अपनी जादुई छड़ी से पूरी बस को जादुई पार्लर बस बना देती है। आज के बाद इस पार्लर में जो कोई लड़की या औरत आएगी वह बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इससे तुम अच्छा पैसा कमा सकती हो। बस तुम्हें बस की सारी लाइट बंद करनी होगी। ऐसा कहकर परी वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही एक औरत शेफाली से अपना मेकअप करवाने के लिए आती है। आज मेरे घर पर शादी है, मुझे अच्छे से तैयार कर दो। शेफाली अरुंधति को कुर्सी पर बैठा देती है और बस पार्लर की लाइट बंद कर देती है। देखते ही देखते एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी से अरुंधति बहुत खूबसूरत और सुंदर बन जाती है। अरे वाह, यकीन नहीं होता, क्या ये सच में मैं ही हूँ? मेरा तो रंग भी सांवला था, तुमने तो मुझे पूरा ही गोरा कर दिया। तुम्हारा ये जादुई बस पार्लर तो बहुत अच्छा है। अरुंधति शेफाली को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में वहाँ दामिनी आ जाती है। बहू, क्या ये सच में तेरा ब्यूटी पार्लर है? ये बस ब्यूटी पार्लर तो बहुत खूबसूरत है। माँ जी, ये मेरा और आपका ब्यूटी पार्लर है। अगर आपने मुझे ब्यूटी पार्लर का काम ना सिखाया होता तो ये पार्लर मुझे कभी नहीं मिलता। शेफाली अपनी सास को परी के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर दामिनी बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से दामिनी और शेफाली दोनों बस ब्यूटी पार्लर चलाना शुरू कर देती हैं। कुछ ही समय में वो अच्छा खासा पैसा भी कमा लेती हैं और उन दोनों का बस ब्यूटी पार्लर पूरे गांव में फेमस हो जाता है, जिसके चलते वो और भी बस ब्यूटी पार्लर की ब्रांच खोलना शुरू कर देती हैं। बहू, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। जरा देख, लोगों की भीड़ कितनी लग गई है। आज से मैं भी एक बस ब्यूटी पार्लर चलाऊंगी। तू इस बस ब्यूटी पार्लर को चला। दामिनी भी एक बस ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। दोनों सास बहू मिलकर खूब पैसा कमाती हैं, जिसके चलते उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं।
हरिया सिलाई की मशीन पर बैठकर कपड़े सिल रहा होता है कि तभी वहां एक सरवन नाम का लड़का आता है और उससे कहता है, अरे काका, जरा मेरी शर्ट फट गई है, उसे सिल दो। हरिया तुरंत उसकी शर्ट अपनी सिलाई मशीन पर रखता है और सिलना चालू कर देता है। देखते ही देखते हरिया सरवन की पूरी शर्ट सिल देता है और उसे दे देता है। ये लो बेटा, पूरे 30 रुपए हो गए हैं। सरवन 30 रुपए हरिया को देकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद उसकी तीनों बेटियां उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं, पिताजी पिताजी, ये देखिए मेरी ड्रेस फट गई है। अब मैं स्कूल फंक्शन पर क्या पहन कर जाऊंगी? मेरी ड्रेस भी बहुत पुरानी हो गई है। सब बच्चे मुझे फटी हुई ड्रेस में बहुत चिढ़ाते हैं। पिताजी, मेरी ड्रेस भी हर जगह से फटी हुई है। मुझे भी एक नई ड्रेस चाहिए। अरे तुम तीनों चिंता क्यों करती हो? मैं तुम तीनों के लिए नई नई फ्रॉक सिल दूंगा। हरिया एक कपड़ा निकालता है, जिसके बाद वो उस कपड़े से अपनी तीनों बेटियों के लिए एक फ्रॉक सिल देता है। जिसके बाद उसकी तीनों बेटियां फ्रॉक पहनकर बहुत खुश होती हैं। पिताजी, आपने तो बहुत अच्छी फ्रॉक सिली है। अब मैं अपनी नई फ्रॉक पहनकर अपने स्कूल जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी। अब हमारी नई फ्रॉक देखकर कोई हमें ये नहीं कहेगा कि हमने फटी हुई फ्रॉक पहनी है। ऐसा कहने के बाद तीनों अपने स्कूल पहुंच जाती हैं, जहां उन तीनों की सभी सहेलियां नए नए कपड़े पहनकर आई होती हैं। ओह माय गॉड, जरा देखो तो सही, इनकी फ्रॉक कितनी ओल्ड फैशनेबल लग रही है। आजकल तो सब गाउन पहनते हैं। अरे ये लोग गरीब हैं, इनके पास कहाँ से ऐसे अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे होंगे। मेरे पिताजी ने मेरा गाउन पता है कितने का लिया है? पूरे 25,000 रुपए का है। शालू, रूपा और संजना की सभी सहेलियां फिर से उन्हें अपनी अपनी महंगी ड्रेस दिखाकर चिढ़ाने लगती हैं। वो तीनों स्कूल के फंक्शन को खत्म करने के बाद जब वापस अपने पिता के पास पहुंचती हैं, वो उनसे कहती हैं, पिताजी, आपने अभी तक हमारे लिए किया ही क्या है? हमें हमारी सहेलियों जैसी महंगी फ्रॉक नहीं दिलाई। अरे उनकी फ्रॉक देखिए कितनी सुंदर और चमकीली लगती है। पिताजी, हमें बिल्कुल वैसी फ्रॉक चाहिए। हाँ पिताजी, आपको हमारे लिए वैसी फ्रॉक लानी ही होगी। हमें चाहिए तो चाहिए। वो तीनों बहनें मिलकर अपने पिता से जिद करना शुरू कर देती हैं। देखो बेटी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें इतनी महंगी फ्रॉक दिलवा सकूं। जितना मैं कमाता हूँ उतने में घर का खर्चा ही चल पाता है बेटा। हरिया अपनी तीनों बेटियों को समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं समझती। अगले दिन उन तीनों की सभी सहेलियां लोहड़ी के त्योहार के लिए नए नए कपड़े खरीदने जाती हैं। ओहो, देखो तो सही, इन बेचारियों ने तो आज भी पुराने कपड़े पहने हैं। अरे आज लोहड़ी है, कम से कम आज तो नए कपड़े पहन ही लेना। बस बहुत हुआ, मैं पिताजी के पास जा रही हूँ। रूपा हरिया के पास जाती है और उससे कहती है, पिताजी, आज फिर हमारी सहेलियों ने हमारा मजाक उड़ाया। अब आप भी हमें ड्रेस दिलवाओ ना, जैसे बाकी लड़कियों के पिताजियों ने नए कपड़े दिलवाते हैं। रूपा की बात सुनकर हरिया कपड़े सिलना रोक देता है, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे तुम लोगों को समझ नहीं आता? मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ और जाकर खेलो। हरिया परेशान होकर वहां से उठ जाता है और बाहर की तरफ चला जाता है। चलते चलते वो एक नदी किनारे पहुंचता है, जहां वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। मैं बहुत बुरा पिता हूँ। मैं अपनी बेटियों की ख्वाहिशों को पूरा भी नहीं कर सकता। इससे अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। वो इतना कह ही रहा था कि तभी पेड़ के अंदर से एक जादुई परी निकलकर बाहर आती है। अरे तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, तुम बहुत अच्छे पिता हो। जो पिता अपनी बेटियों के बारे में इतना सोचता है वह बुरा नहीं हो सकता। आखिर क्या बात है और तुम क्यों परेशान हो? हरिया जादुई परी को अपने बारे में सब कुछ बताता है, जिसके बाद जादुई परी अपनी छड़ी से 3 जादुई गाउन प्रकट करती है। देखो, ये कोई मामूली गाउन नहीं है, ये जादुई गाउन है। तुम इन गाउन को अपनी तीनों बेटियों को पहना देना, उसके बाद तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। परी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम न होती तो मेरी परेशानी दूर न होती। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है और परी वापस पेड़ में समा जाती है। घर पहुंचकर हरिया अपनी तीनों बेटियों को गाउन पहना देता है और कहता है, अब तो ठीक है ना बेटा, मैं तुम तीनों के लिए गाउन लेकर आया हूँ। लेकिन ये कोई मामूली गाउन नहीं, बल्कि जादुई गाउन है। हाँ
हाँ पिताजी, ये गाउन बहुत अच्छी है और बहुत चमकीली और सुंदर भी है। गाउन पहनने के बाद जैसे ही वो तीनों चलना शुरू करती हैं, उनके गाउन से सोना, पैसे और कई सारे गाउन निकलने शुरू हो जाते हैं। अरे वाह, इनका जादू तो कमाल है। शालू के गाउन के ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, तो वहीं रूपा के गाउन से बहुत सुंदर सुंदर गाउन निकलने लगते हैं, जिसके चलते संजना के गाउन से ढेर सारे नोट प्रकट होते हैं। ये सब देखकर हरिया बहुत खुश होता है। अरे ये तो सचमुच अद्भुत है, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हाँ पिताजी, आपने सही कहा। जरा देखो कितने सारे सोने के सिक्के हैं यहाँ। एक ही दिन में बेचारे गरीब हरिया की किस्मत बदल जाती है और वो उन पैसों और सोने के सिक्कों को अलमारी में रख देता है। मेरी प्यारी बच्चियों, इसके बारे में कभी किसी को मत बताना। उस दिन के बाद से हरिया सिलाई का काम छोड़कर गाउन बेचने का काम शुरू कर देता है। उसके पास इतने सुंदर और इतने प्यारे गाउन थे कि गांव के सभी लोग उससे गाउन खरीद लेते हैं। आज तो मेरी अच्छी खासी कमाई हो गई। इसी के चलते हरिया अपनी तीनों बेटियों के साथ मिलकर लोहड़ी का त्योहार अच्छे से मना लेता है। आज तुम तीनों की माँ जिंदा होती तो तुम तीनों को बहुत प्यार करती। हाँ पिताजी, हम तीनों बहनें अपनी माँ को बहुत याद करती हैं। उस दिन के बाद से उनकी धीरे धीरे सभी परेशानियां ठीक होने लगती हैं। एक दिन रूपा, शालू और संजना की सहेली शिल्पा के पिता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते शिल्पा उन तीनों के पास आकर कहती है, मेरी मदद करो, मेरे पिताजी को कैंसर है, उनका इलाज करवाने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। तुम जाओ, अपने पिता के पास जाओ, हम पैसा लेकर आते हैं। तीनों बहनें अपने पिता के पास जाती हैं और उन्हें सब कुछ बताती हैं, जिसके बाद वे तीनों अपने जादुई गाउन पहन लेती हैं और वहां से चलने लगती हैं। उनके चलते ही गाउन के अंदर से सोना, गाउन और पैसे निकलने लगते हैं। शालू के गाउन से ढेर सारे सोने के सिक्के, रूपा के गाउन से ढेर सारे गाउन और संजना के गाउन से ढेर सारे पैसे निकल आते हैं। पिताजी, इन गाउन को तो आप बेच देना, बाकी हम ये सोने के सिक्के और पैसे शिल्पा के पिताजी के इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं। वो तीनों मिलकर हॉस्पिटल की फीस भर देती हैं, जिसके बाद शिल्पा के पिता का इलाज शुरू हो जाता है और वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मैंने तुम तीनों का इतना मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने मेरी मदद की, उसका बहुत शुक्रिया। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। वो तीनों बहनें मिलकर गांव के बहुत से गरीबों की मदद करती हैं। वो तीनों फिर से एक बार अपने तीनों गाउन पहन लेती हैं, जिसके बाद शालू के गाउन से ढेर सारे सोने के सिक्के और रूपा के गाउन से ढेर सारे सुंदर सुंदर डिजाइन वाले गाउन, वहीं संजना के गाउन से बहुत सारे पैसे निकलकर उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वो तीनों उन पैसों से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती हैं और भूखों को खाना भी खिलाती हैं। वहीं हरिया का गाउन बेचने का बिजनेस भी अच्छा खासा चलने लगता है और वो अब सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते। मिताली हड़बड़ाती हुई कमरे की ओर कदम बढ़ाते हुए कमरे में आती है। नायरा, अब तक तेरी लीपा पोती पूरी नहीं हुई। बारात लड़के वालों के घर से घंटा भर पहले निकल गई है। माँ, सारी गलती सरासर आपकी है। किसने कहा था आपको सस्ती पार्लर वाली बुक करने को? देखो, पूरा का पूरा हुलिया बिगाड़ दिया उसने आपकी बेटी का। आप मुझे 2 मिनट दो, मैं जल्दी से मेकअप करके मंडप में आती हूँ। नायरा जल्दी से मेकअप करके अपनी माँ मिताली के साथ मंडप में आती है। तभी बारात गाजे बाजे की गूंज के साथ दरवाजे के अंदर आती है और दूल्हे के सहरे में सजा दीक्षांत जैसे ही मंडप की तरफ बढ़ता है कि उसकी भाभी चांदनी उसकी शेरवानी सही करती है। अरे जरा ठहरिए देवर जी। हाँ, ये हो गई आपकी शेरवानी सही। चांदनी को दीक्षांत के इतने करीब देखकर नायरा कुड़कुड़ाती हुई अपनी माँ से बोलती है, माँ, कौन है ये चांडाल चुड़ैल? देखो तो कैसे सूट बूट सही करने की बहानेबाजी से मेरे दीक्षांत के करीब चिपके हुए है। पता नहीं, पर ये नियत की खोटी नजर आ रही है। अरे बावली हो गई है क्या? जो जी में आ रहा है बक रही है। अरे वो तेरी जेठानी है, दामाद जी की भाभी। अपनी माँ की फटकार सुनकर नायरा चुप हो जाती है, जिसके बाद नायरा और दीक्षांत जैसे ही जयमाले के लिए स्टेज पर चढ़ते हैं, चांदनी भी दीक्षांत के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। हेलो नायरा, मैं चांदनी हूँ, दीक्षांत की भाभी और नाते में तुम्हारी जेठानी। जानती हूँ जेठानी जी। अब अगर आपने अपना परिचय दे दिया
तो नीचे उतर जाइए। नायरा का उखड़ा हुआ रवैया देखकर चांदनी चिढ़कर नीचे उतर जाती है, जिसके बाद जयमाले की रस्म पूरी हो जाती है। कुछ ही देर के बाद दोनों की शादी हो जाती है और विदाई के वक्त चांदनी अपनी देवर और देवरानी के बीच में जाकर बैठ जाती है, जिसे देखकर नायरा बोलती है, जेठानी जी, बाकी की गाड़ियां तो बिल्कुल खाली पड़ी है, फिर भी आप हमारे बीच आकर बैठ गई। हाँ, वो हुआ यूं देवरानी जी कि सारी गाड़ी पहले ही ससुराल के लिए रवाना हो गई और मैं पीछे छूट गई। फिर बच गई थी दूल्हे की गाड़ी, इसलिए इसमें सवार होना पड़ा। हाँ नायरा, वैसे भी कुछ ही देर की बात है। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की आंखें पढ़ते हुए मन ही मन फुसफुसाना शुरू कर देती है। बहुत तेवर दिखा रही थी स्टेज पर। शायद तुम्हें पता नहीं देवरानी जी, चांदनी क्या चीज है। तुम्हारी आंखें साफ बता रही है कि तुम अपनी जेठानी को यहाँ देखकर राख हो रही हो। अच्छी चाल चली है जेठानी जी, मगर अब तक तुमने अपनी देवरानी का दाव देखा नहीं। बस अब मुझे ये जानना है कि जेठानी जी के दिमाग में दीक्षांत को लेकर कौन सी खुराफाती खिचड़ी पक रही है। अगर मेरा शक सही साबित हुआ तो इसी राख में तुम्हें खाक न किया तो मैं अभी नायरा नहीं। कुछ ही देर में गाड़ी नई बहू के ससुराल के बाहर आकर रुकती है, जहां आरती की थाली लिए खड़ी सास बोलती है, नई बहू, इस कलश को अपने दाहिने पांव से उड़ेलकर भीतर आ जा। जी माँ जी। इतने के बाद अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू हो जाती है, मगर चांदनी की नजर अभी दीक्षांत पर टिकी थी। ये जेठानी जी दीक्षांत को ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही है, जैसे खा ही जाएगी। जी तो कर रहा है कि जेठानी जी की आंखें नोचकर चील कौओं को खिला दूं। अरे क्या हुआ नई बहू, तेरा ध्यान कहाँ है? दीक्षांत ने तुझे हरा दिया। जाने दीजिए माँ जी, शायद मेरी देवरानी जी शय को मात देना नहीं जानती। जी नहीं भाभी, आप अपनी देवरानी को कच्ची खिलाड़ी समझने की भूल कर रही हैं। मुझे खेलना भी आता है और जो मेरा है उसे छीनना भी आता है। अपनी देवरानी के जवाब सुनकर चंड जेठानी जल भुनकर राख हो जाती है और शादी की रात जैसे ही नायरा दीक्षांत के करीब आने की कोशिश करती है, तभी दीक्षांत उसे दूर करते हुए कहता है। अपने पति का बेरुखा बर्ताव देखकर नई बहू के मन में खिटपिट शुरू हो जाती है और अगली सुबह जेठानी उसे छेड़ते हुए बोलती है, क्या हुआ नायरा, शादी की पहली सुबह ही तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ है? लगता है देवर जी के कांधे का तिल देखने को नहीं मिला क्या? अपने चंट जेठानी की ये बात सुनकर नायरा भौहे चढ़ाकर सुलगते हुए कहती है, ये बात आपको कैसे पता जेठानी जी? मुझे तो बहुत कुछ पता है, पर छोड़ो। नायरा वहां से फुसफुसाते हुए अपने कमरे में चली आती है और चिल्लाकर बोलती है, शर्ट उतारो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? देख क्या रहे हो? शर्ट उतारो। अरे सुबह सुबह जुनून जाग गया क्या? कम से कम ये तो देख लो कि दरवाजा खुला हुआ है। मैं कोई तुम्हारी इज्जत नहीं छीन रही, कुछ देखना है सीधे खड़े रहो और शर्ट उतारो। जैसे ही दीक्षांत शर्ट के बटन खोलता है, उसके कंधे पर वही तिल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो आग बबूला होकर सभी को बुलाहट देती है। सासू माँ, ससुर जी, जेठ जी, कहाँ है? सभी जल्दी से यहाँ आइए। अरे क्या हुआ नई बहू, सुबह सुबह क्यों हल्ला मचा रखा है? हाँ देवरानी जी, ये तुम्हारा चेहरा लाल पीला क्यों हुआ पड़ा है? पहेलियां मत बुझाओ जेठानी जी। आप जो मेरी सौतन बनी बैठी हैं, तो भला मेरे चेहरे पर खुशियां कहाँ से होगी? नायरा, तुम होश में तो हो? मैं तो होश में हूँ जेठ जी, मगर शायद आपको पता नहीं कि आपके पीठ पीछे आपकी पत्नी अपने देवर के साथ सेटिंग करके मेरी सौतन बनी बैठी है। अरे नई बहू, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे के बराबर होता है और तू इन्हीं पर लांछन लगा रही है। तेरे पास कोई सबूत है? माँ जी, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो जेठानी जी को कैसे पता कि मेरे पति के कंधे पर तिल है? अरे घनचक्कर, देखा होगा कभी दीक्षांत को बॉडी बनाते। बेवकूफ, बात का पतंगड़ बना दिया। अब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर और चाय बना। सवेरे सवेरे सर में दर्द दे दिया। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं और चंड जेठानी कहती है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ झूठी हवा दी थी देवरानी जी, मगर तुम तो सच मुझ में सुलग गई। इस तरह देवर और जेठानी के चक्कर की बात कुछ दिनों में दब जाती है, मगर कहते हैं ना कि सच को चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश क्यों न करो, वो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है।
एक रात नायरा को गहरी नींद में पाकर दीक्षांत कमरे से निकलकर अपनी भाभी के कमरे में आता है। तभी नायरा खिड़की पर खड़ी होकर उसकी बातें सुनने लगती है। कितनी देर लगा दी दीक्षांत, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या करूं यार, वो नायरा रात भर उल्लू की तरह जगराता किए रहती है, वरना दीक्षांत चांदनी से अकेले मिलने का चांस छोड़ता है क्या। जमाने के लिए भले ही भाभी माँ के समान होती है, मगर इस दीवाने देवर के लिए तो तुम दिलरुबा हो। दोनों देवर भाभी इस बात से बेखबर थे कि बाहर खड़ी हुई नई बहू ने फोन में उनकी पूरी वीडियो बना ली है, जिसके बाद सभी लाइट जल उठती है और ससुराल के लोग वहां जमा हो जाते हैं, जिसे देखकर दोनों देवर भाभी शर्म से तरबतर हो जाते हैं। संजीव, आप? क्या हुआ चांदनी, शब्द साथ नहीं दे रहे हैं ना? हाँ? तुम जैसे बेशर्म लोगों ने रिश्तों का नाम मिट्टी में मिला दिया है। और दीक्षांत, तू तो मेरा सगा भाई था ना, फिर तेरे कदम कैसे डोल गए? इससे पहले कि दीक्षांत अपनी सफाई पेश करता, गिरधारी उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। नामुराद, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे खून का कतरा मेरे मुंह पर कालिख पोत देगा। निकल जाओ यहां से और कभी अपना मुंह मत दिखाना। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। नायरा, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैं बहक गया था। तुम बहक गए थे इसलिए कि तुम मर्द हो? हाँ, अगर यही गलती मुझसे हुई होती तो क्या तुम मुझे अपनाते? शायद नहीं। इसीलिए आज मैं सुहाग और स्वाभिमान में से अपने स्वाभिमान को चुनती हूँ। जो इंसान एक बार बहक सकता है, वो बार बार उसे दोहराए पर नजर आता है। मैंने कहा था ना जेठानी जी, मैं आपका पर्दा फाश करके रहूंगी। आज आपका कच्चा चिट्ठा सभी के सामने है। इतने के बाद नायरा सभी रिश्ते नाते तोड़कर ससुराल से चली जाती है और संजीव भी चांदनी से तलाक ले लेता है। मगर देवर भाभी का एक गलत रिश्ता 4 जिंदगियां बर्बाद कर देता है। कड़वा कथन है, मगर रिश्तों की डोर उस कच्चे धागे की जैसे होती है जो भरोसे के गांठ पर टिकी होती है, जिसे बनाने में जिंदगी बीत जाती है मगर टूटने में सिर्फ एक लम्हा लगता है।